गुड मॉर्निंग बच्चों, जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने दो वीडियो जो है उसमें हमने प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में उभरती सांप्रदायिक प्रवृत्तियां जो है उसके कुछ कारणों का अध्ययन किया और शेष रहे कुछ कारण जो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में उभरती सांप्रदायिक प्रवृत्तियां जो है उसका अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है और सांप्रदायिकता जो उसके उदय के पीछे कौन कौन से कारण रहे थे, जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि मुसलमानों की प्रगति जो उसका अवरुद्ध हो जाना, इसके अलावा 1857 का विप्लव और मुस्लिम समुदाय, इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने किस प्रकार से अलीगढ़ आंदोलन जो उसके माध्यम से सांप्रदायिकता जो उसको और भी ज़्यादा उग्र बना दिया था। अब नेक्स्ट बिंदु आता है कि उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन ने किस प्रकार से राष्ट्रीयता सांप्रदायिकता की भावना जो उसको और ज्यादा उभारा, कि अलीगढ़ आंदोलन ने जिस बौद्धिक जागरूकता का विकास किया उससे भारतीय मुसलमानों को अपनी पहचान स्थापित करने में काफ़ी सहायता मिली और इसी जागरूकता से आगे चलकर उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित होने का अवसर भी मिला। किंतु इस स्थिति को उत्पन्न किया उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन ने, जिससे मुस्लिम सामुदायिक भावनाएं, मुस्लिम सांप्रदायिक भावनाएं जो उसमें बदल गई। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में रहा था और साथ ही ब्रिटिश काल में हिंदू संस्कृति में एक नई चेतना जो थी वो भी आई थी। परिणाम ये निकला कि जो हिंदू मुसलमान शासन, जो मुस्लिम शासन में दबे हुए थे, अब सिर उठाने लगे। और यद्यपि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदू धार्मिक पुनरुत्थान जो है उसका सूत्रपात किया था, परंतु उनमें कट्टरता तथा आक्रामक प्रवृत्ति का अभाव था और स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने कट्टर हिंदू धार्मिकता का परिचय देते हुए गो हत्या के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया और 1882 ईस्वी में स्वामी जी ने गो रक्षणी सभा की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर सारे देश में गो हत्या के विरोध में दंगे हुए और इन दंगों में कुछ मंदिर, मस्जिद और दुकानें जो थी वो भी नष्ट कर दी गई और दोनों संप्रदायों के सैकड़ों लोग घायल हुए और हिंदू धार्मिक आंदोलन की ये आक्रामक प्रवृत्ति महाराष्ट्र में अधिक दिखाई दी, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। यद्यपि तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, किंतु विदेशी सत्ता के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया उनमें हिंदू मुस्लिम विद्वेष में वृद्धि हुई और वस्तुतः 1893 ईस्वी में बंबई तथा पूना के हिंदू मुस्लिम दंगों के प्रति शासन की शिथिलता को देखकर तिलक ने हिंदुओं को संगठित करना प्रारंभ किया और उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव को फिर से जीवित करके लोकप्रिय त्योहार बना दिया और 1895 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी जयंती मनाना भी शुरू किया और इन दोनों कार्यों का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करने का था। और ये बात भी सही है कि तिलक सनातन धर्म के कट्टर समर्थक थे, परंतु इसी आधार पर जकारिया, प्राइस, रजनी पामदत्त आदि विद्वानों द्वारा तिलक को हिंदू राष्ट्रवादी करार दिया जाना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि तिलक को सांप्रदायिक समन्वय के कट्टर समर्थक थे। और अरविंद घोष ने भारत को माता और राष्ट्रीयता को धर्म मानने को कहा और आतंकवादी दलों के सदस्य काली माता के सामने देशभक्ति की शपथ लेते थे और स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता जो थे वो गंगा में स्नान करके अपना कार्य आरंभ करते थे और ये सब बातें उनके विश्वास के साथ जुड़ी हुई थी, परंतु मुसलमानों को इसमें भी सांप्रदायिकता नजर आ रही थी। इसीलिए कुछ विद्वान जो उनका ये भी मानना है कि हिंदू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी कार्य विधि में हिंदू धार्मिकता का पुट देकर पृथकतावादी मुस्लिम नेताओं को आलोचना करने का अवसर दे दिया था। और इसी दौरान पश्चिमी प्रांत में उर्दू भाषा को लेकर भी एक विवाद उत्पन्न हो गया था और इस प्रांत के न्यायालयों और शासन के निम्न स्तरों पर उर्दू का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा था, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उर्दू के बदले हिंदी को शासन की भाषा के रूप में प्रयोग करने की मांग की जाने लगी, लेकिन मुसलमानों के रुष्ट हो जाने के भय से इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी 1900 ईस्वी में प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंथोनी मैकडोनल्ड ने बिना किसी पूर्व मंत्रणा के हिंदी को न्यायालयों की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, जो कि हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए बड़ी ही घातक सिद्ध हुई। और विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। उनके विचारों में हिंदुओं को विभाजित करने वाले धार्मिक आंदोलन के स्थान पर उनके राजनीतिक एवं सामाजिक एकीकरण की अधिक आवश्यकता थी और उन्होंने हिंदुओं के समान हितों पर बल देते हुए उनको संगठित होने के लिए आह्वान किया। वे मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली
नीति के उपासक नहीं थे। उनके अनुसार यदि भारतीय मुसलमान स्वराज्य प्राप्ति में सहयोग नहीं देना चाहते तो उनसे अनुनय विनय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मुसलमानों के बिना भी हिंदू अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में समर्थ है। और इन सब बातों से स्पष्ट है कि हिंदू नेताओं ने, इस प्रकार के विचारों ने मुसलमानों की सांप्रदायिक भावना जो उसको मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया एक तरह से। और गांधी जी का भी कहना है कि सत्य और अहिंसा पर अत्यधिक आग्रह था और बहुत से अंशों में हिंदू धर्म के आदर्शों से प्रेरित था, पर जो पढ़े लिखे कट्टर मुस्लिम नेता जो थे वो गांधी जी जो उनके भी खिलाफ थे। तो इस प्रकार से जो हिंदू धार्मिक आंदोलन जो था वो भी कहा जाता है कि सांप्रदायिकता जो उसको बढ़ाने में उसका भी योगदान रहा था। अगला बिंदु आता है ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका, कि ब्रिटिश नौकरशाही जो उसने किस प्रकार से इस सांप्रदायिकता को बढ़ाया और किस प्रकार से फूट डालो शासन करो की नीति जो उसके माध्यम से वो भारत जो उसमें जमे रहे। कि सांप्रदायिकता की समस्या को उलझाने में ब्रिटिश नौकरशाही ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और प्रारंभ में मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रुख अनुकूल नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से सत्ता छीनी थी, इसीलिए वो मुसलमानों को उच्च पदों से पर नियुक्त नहीं करते थे और उच्च पदों पर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हिंदुओं को ही नियुक्तियां दी थी। और ब्रिटिश राज में मुसलमानों की आर्थिक दशा जो थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता आने लगी वैसे वैसे ये अनुभव करने लगे, अंग्रेज जो थे वो ये अनुभव करने लगे कि अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए मुसलमानों को अपने पक्ष में करना जरूरी है और उन्हें हिंदुओं से दूर रखने का प्रयास किया जाए, यानी कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों को अलग अलग रखा जाए। इसीलिए उन्होंने 1905 का बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने के लिए ही किया गया था। और इस घटना का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। साथ ही मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में भी इसका महान योगदान रहा कि लॉर्ड कार्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि नए सूबे में उनकी वही प्रधानता स्थापित होगी जो कि कभी मुस्लिम सूबे के युग में हुआ करती थी। और इसी समय इंग्लैंड में उदारवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने भारत में संवैधानिक सुधारों के संबंध में घोषणा की। इस घोषणा में उन्होंने भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के विस्तार का समर्थन किया और 1893 ईस्वी में से 1907 के मध्य विभिन्न विधानसभाओं में केवल 12% स्थान मुसलमानों को प्राप्त हुए, जबकि कुल जनसंख्या में वे 23% थे। और 1904 ईस्वी में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 75 रुपए या इससे अधिक वेतन पर काम करने वाले हिंदुओं की संख्या 1427 थी और मुसलमानों की मात्र 213 ही थी। अतः लॉर्ड मॉर्ले जो था उसने घोषणा की थी कि अल्पसंख्यक मुसलमानों में चिंता व्याप्त होगी। और ऐसी स्थिति में वायसराय के निजी सचिव स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कीबोल्ड को लिखा था कि यदि आगामी सुधारों के बारे में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करे और इसके लिए वायसराय से मिले तो वायसराय को उनसे मिलने में प्रसन्नता होगी। और इस पर आर्कीबोल्ड ने अलीगढ़ कॉलेज के सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क को इस संबंध में पत्र लिखा और अपनी विचार विमर्श के बाद 36 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्हें एक आवेदन पत्र पेश किया। और इस आवेदन पत्र में मुख्य रूप से कुछ बातें जो थी वो इस प्रकार थी, जैसे मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले, इसके अलावा नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, इसके अलावा प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में मुसलमानों को भी न्यायाधीश का पद मिले, इसके अलावा नगर पालिकाओं में दोनों समुदायों को अपने अपने प्रतिनिधि भेजने की वैसी ही सुविधा मिले जैसे कि पंजाब के कुछ नगरों में है। इसके साथ ही विधान परिषद के चुनाव के लिए मुख्य मुस्लिम जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों और अन्य महत्वपूर्ण हितों के प्रतिनिधियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के मुस्लिम सदस्यों तथा 5 वर्षों अथवा किसी ऐसी ही अवधि के पुराने मुसलमान स्नातकों के निर्वाचक मंडल बनाए जाएं। और इस प्रार्थना पत्र में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया कि भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संवैधानिक परिवर्तन में न केवल मुसलमानों की संख्या वरन उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व जो उसको भी ध्यान में रखा जाए। और लॉर्ड मिंटो ने उनके आवेदन की सराहना की और उनकी मांगों को उचित भी बताया और कहा कि आपका यह दावा बिल्कुल सही है और आपको स्थान का अनुमान सिर्फ आपकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि आपके समाज की राजनीतिक महत्व और उसके द्वारा की गई साम्राज्य की सेवा के आधार पर लगाना चाहिए। और लॉर्ड मिंटो ने उनको ये आश्वासन दिया कि भावी प्रशासनिक पुनर्गठन का जो भी कार्य होगा उसमें मुसलमानों के अधिकार और हित जो उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश नौकरशाही ने मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने तथा सांप्रदायिकता की खाई को चौड़ा करने में बहुत ज्यादा कोशिश की थी और अपनी कूटनीति और फूटनीति पर वे फूले न समाये और उन्होंने समझ लिया कि वे 6.2
करोड़ मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में संघर्ष यानी कि क्या बोलते हैं समर्थ हो गए हैं। और इसकी पुष्टि खुद लेडी मिंटो की डायरी से होती है। तो मोहम्मद अली ने 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा था कि सरकारी हुक्म से यह प्रतिनिधिमंडल मिंटो के पास गया था और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के इस काम के लिए मॉर्ले ने 16 अक्टूबर 1906 को मिंटो को पत्र लिखकर बधाई दी थी। और ब्रिटिश सरकार ने अपना आश्वासन पूरा किया और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपने समुदाय पर आधारित चुनाव मंडलों से अपने प्रतिनिधियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अनुपात में चुनने का अधिकार दिया गया और इस प्रकार से मुस्लिम सांप्रदायिकता जो उसको बढ़ावा दिया गया।